Good afternoon, everyone. Today is 24th of February, and we are back with our regular CNA newspaper analysis. This is just a polite reminder that पिछले एक हफ्ते से जो CNA का रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो रहा है, करंट न्यूज़पेपर एनालिसिस जो शेयर हो रहा है, उसमें हमने डेली 10 MCQs को इंक्लूड किया. सो इट विल ऐड एज अ सप्लीमेंट टू योर प्रीफिट इनिशिएटिव. जो आप 25 MCQs डेली सॉल्व करते हो, उसमें ये 10 ऐड होकर 35 MCQs एवरी डे हो जाएंगे. ये 10 स्पेसिफिकली करंट अफेयर से होंगे. जो 5 आर्टिकल हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो these are the following articles. First is from the art and culture, the splendor of Hoysalas. Hoysala or Hoysalas, the way you pronounce it. ये एक किंगडम हुआ करता था. उनके आर्किटेक्चरल जो एट्रीब्यूशंस है उनको आज डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. सेकंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA. इसको हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट समिट हुआ, तो उसमें डिक्लेरेशन आया. कोई भी जब बड़ा समिट होता है तो उसके कंक्लूडिंग डे पे जॉइंट डिक्लेरेशन आता है. दिस डिक्लेरेशन इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन. इसके बारे में आज पढ़ेंगे. देन जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, उसके बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है. वो है गैलापागोस के जो जायंट टोर्टोइज है, लगभग 150 के आसपास, इनको अपने नेचुरल हैबिटेट में री इंट्रोड्यूस करवाया गया है. एंड द फाइनल आर्टिकल जो है वो ज्योग्राफी IR के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी एंड IR मैपिंग के पर्सपेक्टिव से. ये टाकेशिमा एंड डोकोडो आइलैंड्स के बारे में. ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स है इस आइलैंड को लेकर. ये आइलैंड्स के ऊपर साउथ कोरिया, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है, एंड जापान, ये दोनों क्लेम करते हैं. और इसके वो डिसएग्रीमेंट और टसल ऑन दैट claim on the territory has captured the imagination of the world. तो हमको ये मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इसको समझना है. सो इसको हम क्विकली पढ़ेंगे. हर टॉपिक पर हम 2 MCQ सॉल्व करेंगे. बट बिफोर वी गो देयर, लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ 2 important batches. The first one is the फाउंडेशन बैच. तो फाउंडेशन बैच जो है ये स्पेसिफिकली सूटेबल है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. और ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये इन 4 स्लॉट्स में से कोई भी स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से. एंड ये जो लेक्चर्स होंगे ये दोनों, मतलब ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल होंगे. जो नेक्स्ट बैच है उसके डिटेल्स के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा. जनवरी का बैच 27 जैन को स्टार्ट हुआ एंड फेब का बैच बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा. फर्दर डिटेल्स यू विल गेट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी विश टू डिस्कस इज रिगार्डिंग प्रीफिट इनिशिएटिव. ये प्रीफिट इनिशिएटिव जो है ये एक इकोसिस्टम है. प्रीफिट इकोसिस्टम ये 15,000 MCQs की एक इकोसिस्टम है जिसमें 2 कंपोनेंट है. एक है फ्री कंपोनेंट और दूसरा है पेड. जो फ्री कंपोनेंट है उसमें 3000 प्लस MCQs रेगुलरली डेली बेसिस पर यूट्यूब लाइव पर डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें MCQs का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है. एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है. सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक्स को इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से डिस्कस किया जाता है. लेकिन जो फ्री इनिशिएटिव है उसका टेस्ट सीरीज या CSAT हिस्सा नहीं है. जो पेड पार्ट है उसमें CSAT के टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज ये इंक्लूडेड है. पेड पार्ट में 120 टेस्ट है और ये 120 टेस्ट में 30 इजी है, 30 जो है वो मॉडरेट है एंड 30 जो है वो डिफिकल्ट है. ये टोटल 90 टेस्ट है जो सब्जेक्ट के इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी के हिसाब से अरेंज है. उसके अलावा देर आर 30 मोर टेस्ट और ये 30 जो है उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 जो है वो CSAT के टेस्ट है और जो 10 है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिमुलेशन.
इन अ नटशेल आपको 15,000 एमसीक्यू के इकोसिस्टम में इतना एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस हो जाता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एपीएससी या यूपीएससी हो या सीएपीएफ या एसएससी सीजीएल, इनको आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हो। आपकी प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है इनको क्लियर करने की। इसका जो प्राइस है वो 12,000, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे 7,999 में अवेलेबल है। और अगर आप किसी भी वे से सीएसएपी से एसोसिएटेड रहे हो, बीट टेस्ट सीरीज, बीट आईजीपी, बीट एनीथिंग, अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर भी हो, रेगुलर एक्सेस भी करते हो सीएसएपी के कंटेंट को, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज में यू कैन आस्क फॉर फर्दर डिस्काउंट। सो ये जो सीएनए का जो डिस्कशन वाला ये जो पीडीएफ है या जो डेली एमसीक्यूज डिस्कस होता है, जो टेस्ट सीरीज है, जो भी फॉर दैट मैटर जो भी इन्फोग्राफिक्स है, जो भी इंफॉर्मेशन का कंटेंट है, वो सारा सीएसएपी के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड shown on your screens. Let's get started. The first article is about the splendor of the Hoysalas. तो किस कंटेक्स्ट में हम इसको देख रहे हैं? 2023 में 2023 में होयसाला के जो टेम्पल्स है, स्पेशली बेलूर में या हालेबीडु में या सोमनाथपुरा में, these temples, the whole होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर का ये जो एग्जाम्पल है, ये इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अभी जो फोकस है वो लेसर नोन होयसाला मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आया, जैसे कि कोरवगाला एंड दोडागवल्ली। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लोकेशंस रिलेटिवली कम है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रेमिस के पर्सपेक्टिव से ये है कि ये समझना कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती क्या है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स कि होयसाला कौन थे, उनका आर्किटेक्चरल जो प्रोविस है वो कहां पर है। लेट्स अंडरस्टैंड होयसाला एम्पायर कब था। ये था 11 से लेकर 13 सेंचुरी के बीच में। ये आज का जहां पे कर्नाटक है वहां पर इनका रेन था, वहां पर उनका राज्य था। इनका कैपिटल अलग अलग जगह पे शिफ्ट होता रहा, लेकिन उनका जो दोरा समुद्र है उस टाइम का, आज का जो हालेबीडु लोकेशन है कर्नाटक में, वहां पर ये उनका कैपिटल हुआ करता था। इन्होंने जो भी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बनाए उसमें सोप स्टोन्स का यूज किया हुआ है। सोप स्टोन एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसपे ऊपर कार्विंग बहुत अच्छे से हो सकते हैं, नक्शे काम, नकाशी, ये अच्छा कार्विंग हो सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको 2023 में ऐड किया गया था एज अ सैक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसालास। ये 3 टेम्पल उसमें एडेड है, एक बेलूर में है, दूसरा हालेबीडु में है और तीसरा जो है वो सोमनाथपुरा में। क्यों? थोड़ा सा डिटेल्स इन टेम्पल्स के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए इसलिए। ये हालेबीडु जो है वो 1121 के आसपास बिल्ड किया गया था। बेलूर वाला जो 1117 के आसपास बिल्ड किया गया था। इनका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि स्टार शेप्ड जागृति प्लेटफॉर्म होता है। स्टार शेप्ड जागृति प्लेटफॉर्म मतलब अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्री में जहाँ पे अगर आप टेम्पल देखो, नागर स्टाइल हो या द्रविड़ स्टाइल हो, आप देखोगे कि मंदिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता है। यहाँ पे नीचे बेस बनेगा और यहाँ पे लेट्स से के बड़ा सा टेम्पल बनेगा, है ना। तो ये जो नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म होता है ये यूजुअली हॉरिजॉन्टल या ये एक क्यूबिकल फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। लेकिन जो जागती है, जो होयसाला टेम्पल की खासियत है, वो स्टार फॉर्म में उनका बेस बनता है। लेट्स से कि दिस इज स्टार, ऐसे उसका स्टार बनता है और इसके नीचे ऐसा इनका बेस होता है। ऐसे जो आप हॉरिजॉन्टल वे में देखते हो, ये स्टार फॉर्मेट में इनका स्ट्रक्चर बनता है। दिस स्टार फॉर्मेट स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ होयसाला टेम्पल्स। इसके ऊपर टेम्पल बनेगा। इस बेस को कहा जाता है जगती। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ये बेलूर के जो
चिन्नकेश्वर टेम्पल है, वहां पे आपको दिखाई देता है। होयसाला टेम्पल्स का इसमें द्रविड़ एंड नगर स्टाइल का अमालगमेशन है, कॉन्फ्लुएंस है ये। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स है होयसाला टेम्पल्स के, ये सिर्फ नाम अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको फायदा होगा, क्योंकि एलिमिनेशन करते हो तो आप इनको एलिमिनेट कर पाओगे। इनको याद रखना नेसेसरी नहीं है। कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स देख लेते। एक है स्टीलेट प्लान, मीनिंग ये स्टार शेप्ड ग्राउंड प्लान, जिसको मैंने अभी फिर से बताया, क्विकली याद कर लेते। इसे कहा जाता है जगती और जागती। इसके वजह से जो कार्विंग के लिए एरिया मिलता था वो बढ़ जाता था, सरफेस एरिया ज्यादा मिलता था। आप हॉरिजॉन्टल फ्रीजर्स आपको दिखेंगे, मतलब कुछ एलिफेंट्स, लायंस, हॉर्सेस, फ्लोरल मोटिव्स, ये सारा टेम्पल का इंटीग्रल पार्ट बनता था डिजाइन का। फिर आप यूल सी कि वहां पे सोपस्टोन का मास्टरी बना हुआ है, जाली वर्क बना हुआ है। जाली वर्क जो हम लेटर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट देखते हैं, जाली वर्क अरबस्क मेथड का, उसका जो इंडियनाइज्ड वर्जन है अरबस्क मेथड आने से पहले, तो आपको जाली वर्क यहाँ पर दिखाई देता है। इसके कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट है, जैसे कि इनके जो टेम्पल्स है वो लार्जली शैविज्म एंड वैष्णविज्म को डिवोटेड है, मतलब शिव भगवान के और विष्णु भगवान के ज्यादा टेम्पल है। जैन बस्तीज जो है वो भी प्रेजेंट है, देयर आर सर्टेन जैन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इट रिफ्लेक्ट्स कि मल्टीपल रिलीजन जो थे वो को एग्जिस्ट करते थे। हार्मनी रिफ्लेक्ट करता है, टॉलरेंस रिफ्लेक्ट करता है। कुछ टेक्निकल टर्म्स है कि द्विकुता, मीनिंग द्विकुत का मतलब होता है टू सैंक्टम्स, एक की जगह पे दो सैंक्टम्स होते हैं, दो गर्भगृह होते हैं। चतुष्कुटा मतलब चार गर्भगृह होते हैं। मंडप मतलब पिलर्ड हॉल, मंडप जिसे कहा जाता है। शिखर मतलब टॉवर अबो द सैंक्टोन सैक्टोरियम। ये बेसिक आर्ट एंड कल्चर का है, बट ये हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। अब समझते हैं कि चोला और चालुक्य स्टाइल का डिफरेंस क्या था। दो किंगडम से, एक था चोला, दूसरा था चालुक्य। चोला जो था उनका विमान जो होता है, विमान मतलब जो सैंक्टोन सैंक्टोरियम के ऊपर का जो इस तरीके, लेट्स से कि ये गर्भगृह है, इसके ऊपर जो जाता है यह है विमाना। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या था। जो चोलास का था उनका टॉल पिरामिडल विमान था, और जो सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, मतलब जो सरफेस के ऊपर जो डेकोरेशन किया जाता है उस पर कम एम्फेसिस था। वेरस होयसाला जो था वो स्टीलेट बेस था, मतलब अभी हमने देखा स्टीलेट बेस मतलब रीजन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आउटर वॉल जो थी वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड थी होयसाला में। प्रीलिम्स में आपको कहाँ ट्रैप किया जा सकता है। एक, होयसाला जो है वो कर्नाटका में रूल करते थे, तमिलनाडु में नहीं, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा पिक पर पहुंच गया था। सो वी ऑफन कंफ्यूज कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल आर्किटेक्चर तो द्रविडियन स्टाइल का या सदर्न इंडिया का आता, तो वी प्रिज्यूम कि वो तमिलनाडु में ही होगा, लेकिन ये कर्नाटक में। जो सोप, ये यूज मटेरियल इज सोपस्टोन, कोई ग्रेनाइट वगैरह यूज नहीं किया है। यूनेस्को ने 2023 में दिया है, 2-3 साल पहले। और जो स्टीलेट प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया, जागती, ये हॉलमार्क है होयसाला आर्किटेक्चर का। यू डोंट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। फर्स्ट एमसीक्यू, with reference to Hoysala architecture, consider the following statement. Hoysala temples are typically built using granite. The answer is no. Soapstone use हुआ है, chist. So 1 गया, तो only answer left is A, 2 and 3 only. The temples often follow a star-shaped ground plan, correct? And the use of horizontal friezes depicting animals is a characteristic feature. ये है absolutely correct. So answer is 2 and 3 only. Second MCQ. The Hoysaleshwar temple at Halebeedu follows which architectural plan? त्रिकुट, पंचायतन, द्विकुट और एककुट। एककुट का मतलब है सिंगल सैंक्टोरियम, द्विकुट का मतलब है दो सैंक्टोरियम, पंचायतन मतलब 5 फ्रेगमेंट वाला, स्टार शेप वाला, 5 डायरेक्शनल वाला, एंड त्रिकुट मतलब 3 सैंक्टोरियम। द करेक्ट आंसर इज सी, मतलब अरे एक्सप्लेन कर देता हूँ, सी इज द्विकुटा, 2 सैंक्टोरियम वाला।
दो गर्भगृह वाला। सेकेंड आर्टिकल जो है इट इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, व्हाई वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस, क्योंकि इंडिया जो है वो फुल मेंबर नहीं है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तो न्यूज में इसलिए आया है कि जो पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मीटिंग रिसेंटली हुआ, दैट हैज गिवन इंडिकेशन दैट इंडिया माइट बिकम अ फुल मेंबर। फाइनल स्टेज में इंडिया का बिड पहुंच गया। इट्स अ गुड न्यूज दैट इंडिया मे फाइनली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बहुत क्रिटिकल एजेंसी है ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बेसिक जानते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1974 में। ये जो 1973 में अरब ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद ऐसे वोलाटाइल सिचुएशन से डील करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड फील हुई थी, तब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में, और इसका नेचर जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एनजीओज इनके लिए ओपन नहीं है। इट स्ट्रिक्टली फोकसेस ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी। इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी and please remember it is under the OECD framework, not UN framework, not European Union framework, but OECD। इनके कोर ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनली ये था कि उनको ऑयल सप्लाई डिसरप्शन को कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन आज जो है उनका रोल बढ़ चुका है एनर्जी सिक्योरिटी में, एनर्जी डेटा और स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करने में, और जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है फ्रॉम फॉसल फ्यूल टू ग्रीनर एनर्जी, लेस कार्बन इंटेंस एनर्जी की तरफ वाला जो ट्रांजिशन है उस पे आप फोकस करता है। अब इसके आगे वो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल जो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के लिए जरूरी है, सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री, उसके लिए वो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका मेंबरशिप स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें टोटल 33 मेंबर्स है। अब 2026 आते आते 33 मेंबर्स बन चुके हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसका मेंबर बनने के लिए यू हैड टू बी मेंबर ऑफ ओईसीडीज। इसके अलावा देर आर एसोसिएटेड मेंबर्स, मतलब जो फुल मेंबर नहीं है लेकिन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उसमें से इंडिया एक है, द अदर वन इज चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, द मेजर कंट्रीज लाइक चाइना, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका आर ऑल्सो नॉट फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जो एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं उनका डिफरेंस क्या है फुल मेंबर से? एसोसिएटेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस बट दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अगर इंडिया फुल मेंबर बन जाएगा, जो कि अब ऑलमोस्ट बनने वाला है, तो इंडिया विल हैव वोटिंग राइट्स, नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन। आप जब फुल मेंबर बन जाते हो तो आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ फुलफिल करने पड़ते हैं। वो ऑब्लिगेशंस क्या है? एक, आपके पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना जरूरी है। These members must maintain oil stocks which are equivalent to 90 days of their net oil import. आपके पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। अगर कोई सप्लाई शॉक आया किसी भी वॉर के वजह से, so these countries have to release the oil during this supply shocks। आपको डेटा शेयर करना पड़ता है, आपको जो आपका एनर्जी इनपुट है, एनर्जी डेटा है, वो भी रेगुलरली सबमिट करना पड़ता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है, और इन इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन से एवरी अल्टरनेटिव एक ना एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को पब्लिश करता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा फिर उन्होंने इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज के लिए ये एक रोड मैप बनाया, नेट जीरो रोड मैप बाय 2050। ये एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। अभी रिसेंटली जो एक्सपेंशन हुआ है वो एनर्जी ट्रांजिशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, हाइड्रोजन फ्यूल में, फिर कार्बन कैप्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी है, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ऐसे जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है,
इनके सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना काम बढ़ाया। इंडिया और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को देखा, इंडिया जो है वो 2017 में एसोसिएटेड मेंबर बना था, फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2021 में और 2023 में फुल मेंबरशिप के लिए पार्टिसिपेट किया था। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इज नॉट ओईसीडी मेंबर, और इसके वजह से अगर इंडिया का फुल मेंबरशिप चाहिए तो जो ओईसीडी का जो चार्टर है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको अमेंड, उस डॉक्यूमेंट को अमेंड करना पड़ेगा। एंड इंडिया हैज बीन फाइटिंग रियली हार्ड टू कन्विंस ओईसीडी कंट्रीज to amend that constitution of International Energy Agency to accommodate India. सिग्निफिकेंट क्यों इंडिया के लिए? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है एंड जो ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ हो रही है उसका इंपॉर्टेंट वॉइस है। प्रीलिम्स कहाँ पे ट्रैप कर सकता है? मैंने जैसे पहले मेंशन किया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज नॉट ए यूएन बॉडी। इसका हेडक्वार्टर जो वो पेरिस में, जिनेवा में नहीं है, और 90 डेज का ऑयल रिजर्व मैंडेटरी है। इंडिया अभी एसोसिएटेड मेंबर है, नॉट फुल मेंबर। एसोसिएट मेंबर और फुल मेंबर का डिफरेंस क्या है? जो एसोसिएट मेंबर्स है दे कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, बट वोटिंग राइट्स नहीं है। सो इंडिया डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स एज ऑफ नाउ। फर्स्ट एमसीक्यू, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1973 ऑयल क्राइसिस, अरब ऑयल क्राइसिस जो था उसके बाद। आंसर इज करेक्ट। All its full memberships must maintain oil reserve equivalent to at least 90 days. Correct. 1 and 2 are correct. It is specialized agency of the United Nation. United Nation का कोई रोल नहीं है, ये किसका है? OECD countries का. So answer is 1 and 2 only. Next MCQ. Currently India का कौन सा स्टेटस है? India currently holds which status in International Energy Agency? It is associated member, not a full member. Meaning डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। Let's jump on to the third article, that is New Delhi Declaration in AI Impact Summit of 2026. 2026 में, जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये अभी एआई इम्पैक्ट समिट हुआ दिल्ली में, उसका डिक्लेरेशन आ गया, उसको हम समझेंगे। 89 कंट्रीज, लगभग 90 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एंडोर्स किया। ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या? इट इज ए मल्टी नेशन नॉन बाइंडिंग कंसेंसस फ्रेमवर्क ऑन यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली गवर्नेंस। उसका फिलोसॉफिकल बेस है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबका हित और सबका सुख। इट शुड बी इंक्लूसिव इन नेचर। इसका नेचर इज ये फ्रेमवर्क जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है नॉन बाइंडिंग है। इट्स अ रोड मैप फॉर इंटरनेशनल एआई कॉर्पोरेशन। ये फोकस क्या करता है? एआई फॉर ऑल, एआई को इक्विटेबल एक्सेस दिलाना, जो गवर्नेंस है उसको, एआई के गवर्नेंस को एथिकली रखना, एंड इससे सोशल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। कोर ऑब्जेक्टिव इस डिक्लेरेशन का एंड एआई समिट का था टू ब्रिज द एआई डिवाइड, ensure foundational AI resources such as computing power, data, different models, infrastructure, etc. And to make sure कि ये सब कुछ जो है वो किसी सिलेक्ट कंट्री के हाथ में, एक दो कंट्रीज के इसमें कॉन्सेंट्रेट ना हो। There are 7 different pillars of this AI document. इन 7 pillars को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, but just understand कि आइडियल फिलोसॉफी कि इसका जो गवर्नेंस है वो एथिकल बेसिस पे होना चाहिए। तो ये 7 पिलर्स आप पढ़ लीजिए, बट इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि दिस एआई डिक्लेरेशन एंड दिस एआई इम्पैक्ट समिट हैज पोजीशन इंडिया एज अ लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। इट आल्सो अलाइंस विद इंडियाज ओन मिशन ऑफ एआई एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। It also strengthens India's role in global South डिजिटल गवर्नेंस एरिया। प्रीलिम्स में आपको कहां पर ट्रैप कर सकता है एग्जामिनर? एक तो आप इसको ये याद रखना होगा, ये डिक्लेरेशन जो है नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, ये वॉलंटरी है, इट हैज नो लीगल बाइंडिंग नेचर, इट इज नॉट अ यूएन ट्रीटी एंड
89 countries have endorsed it. The whole focus is on AI governance and not only on cyber security. Cyber security एक छोटा हिस्सा है AI governance का. MCQ 1, with reference to the New Delhi Declaration on Artificial Intelligence, consider the following statements. It is legally binding international treaty? No, it is not legally binding. It is voluntary in nature, non-binding है. So one eliminate हो गया, तो only option left is 2 and 3. It focuses on democratizing access to foundational AI resources, correct. It promotes voluntary standards for securing artificial intelligence deployment, correct. Statement 2 and 3 are correct. The correct option is A. Second MCQ, the Global Artificial Intelligence AI Impact Commons launched under New Delhi Declaration primarily aims to regulate private AI companies globally, share and replicate successful AI solution across the countries, impose uniform AI taxation rules, or replace the national AI policy. Obviously the answer is B. Next important article is of Galapagos giant turtles. ये बहुत बड़े टॉर्टोइज होते हैं. आई विश मैं उनका एक्चुअल मतलब इमेज अगर मैं रिप्लेस करता तो भी उनका साइज समझ में नहीं आता, लेकिन आप समझिए कि इफ माय हाइट इज दिस, तो वो यहाँ तक इतने बड़े बड़े होते हैं. दे आर ह्यूज इन साइज. गैलापागोस आइलैंड, वो आइलैंड पे है इसलिए उनको मेजर कोई कॉम्पिटिटर थ्रेट नहीं है तो इसके वजह से दे आर जायंट इन साइज. बहुत लंबा टाइम जीते हैं, बहुत बड़े होते हैं. क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज में? क्योंकि लगभग 158 मतलब 160 हाइब्रिड जायंट टॉर्टोइज जो है उनको फ्लोरिना आइलैंड जो है वहां पर रिलीज किया गया है. पर्पज ये है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर किया जाए. और जो हाइब्रिड होते हैं उसका मतलब क्या है? दे कैरी द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशी. एक चेलेनॉइड्स नाइजर नाम का एक स्पीशी है विच वाज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट फॉर अबाउट 150 इयर्स. उनका जीन इन पे है. अब ये गैलापागोस आइलैंड का लोकेशन समझिए. ये पैसिफिक ओशन में है गैलापागोस आइलैंड. अप्रोक्सीमेटली इक्वेडर मतलब इक्वेडर से 1000 किलोमीटर वेस्ट में है. किसके अंडर है? इक्वेडर कंट्री का आइलैंड है. लगभग 120 आइलैंड्स है जिसमें से 19 जो है वो मेन आइलैंड है, बाकी आइलैंड्स है. वोल्केनिक आर्किपेलागोस है और ये डिफरेंट मतलब नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट से इन 3 प्लेट के मर्जिंग पोजीशन पे है. और ये बिल्कुल मतलब जैसे हमने होयसाल्स का देखा वैसे ये लोकेशन जो है ये 1978 से लगभग 50 सालों से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से इंस्पायर्ड है. हाई एंडेमिज्म है. मरीन इग्वानास वहां पे दिखाई देते हैं. मरीन इग्वानास इज अ जायंट लिजर्ड. ब्लू फुटेड बूबीज दिखते हैं. जायंट टोर्टोइज वहां पे दिखते हैं. कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स कन्वर्ज हियर इंक्रीजिंग द बायोडायवर्सिटी. दिस इज टॉकिंग अबाउट द गैलापागोस आइलैंड लोकेशन. हाइब्रिड टोर्टोइज का ओरिजिन देखते हैं. दे वर डिस्कवर्ड इन वोल्फ वोल्केनो. उसके आसपास एक आइलैंड है इसाबेला आइलैंड, उस पे. इसका डीएनए कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो इट कैरीज 40 to 80% ऑफ ओरिजिनल फ्लोराना टॉर्टोइज डीएनए. पर्पज इसका यह है इस ओवरऑल एक्सरसाइज का टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल रोल ऑफ जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है वो. इसके की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे मतलब ये सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं, माइक्रो हैबिटेट्स को क्रिएट करते हैं, ये सारे. और ये इकोलॉजिकल इंजीनियर्स भी है. 100 सालों से ज्यादा इनकी जिंदगी होती है. कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी इनकी है. एक तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम रन होता है. ऑब्वियसली वो एक्स सिटू कंजर्वेशन मैकेनिज्म का पार्ट है. गोल है इकोलॉजिकल रिस्टोर करना रादर देन प्योर जेनेटिक रिसरेक्शन. फोकस जो है वो जो इकोसिस्टम फंक्शन है उसको रिस्टोर करना है. प्रीलिम्स के पॉसिबल ट्रैप्स क्या हो सकते हैं? गैलापागोस आइलैंड जो है वो पैसिफिक में, वेस्ट पैसिफिक में, बट दे बिलोंग टू इक्वेडर, नॉट टू द यूएस, नॉट टू एनी अदर कंट्री. इक्वेडर के बिलोंग करता है.
ये चेलेनोइड्स नाइजर जो है, जिनका डीएनए इस हाइब्रिड गैलापागोस आइलैंड टॉर्टोइज में है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड में. First MCQ, the Galapagos Islands are located in Atlantic Ocean near Brazil, Pacific Ocean west of Ecuador, Caribbean Sea or Indian Ocean. The answer is Pacific Ocean to the west of Ecuador. The next question is, with reference to Galapagos giant tortoise, consider the following statements. The Chelenoides niger species was native to the Florida Island. The saddleback shell helps tortoise reach higher vegetation. And Galapagos Islands were formed due to collision of the Indian and Eurasian plate. Third statement is incorrect. वहाँ पे Indian and Eurasian plate है ही नहीं. So answer will be A, 1 and 2 only. So these were the important articles that we discussed. ये CSAP के स्मार्ट बुक्स हैं जो एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया. You can also consider ordering them by contacting on the number mentioned here. Thank you so much for joining in. See you tomorrow in preferred discussions as well as CNA discussions. Thank you so much.